वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स और थ्री डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वैन। टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि हमने पार्टिकल लेना है किसमें, थ्री डायमेंशनल बॉक्स में लेना है, जिसको हम इनफाइनाइट स्क्वायर वेल भी कह सकते हैं। अब देखिए, इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हो कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, और अब आपने क्या करना है, पार्टिकल को लेना है थ्री डायमेंशनल बॉक्स में। कंसीडर अ पार्टिकल इनक्लोज्ड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी। तो बेटा आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने जो है वो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है। तो यहाँ थ्री डायमेंशनल जो है सिस्टम के अंदर मैंने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, बॉक्स ले लिया। तो इस बॉक्स को मैं बोलूँगी थ्री डायमेंशनल बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल रख दिया है, ठीक है, जिस पार्टिकल को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। बेटा ये बॉक्स की साइड ए के मतलब अलोंग एक्स एक्सिस बॉक्स की साइड ए होगी, अलोंग वाई एक्सिस बॉक्स की साइड बी होगी और अलोंग जी एक्सिस बॉक्स की साइड जो है वो सी होगी। अब हमने क्या करना है कि बॉक्स के अंदर जो अगर पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। अगर पार्टिकल बाहर होता तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, लेकिन अगर पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़, अगर हम इस पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो बेटा चूँकि हमने थ्री डायमेंशनल बॉक्स लिया हुआ है तो पोटेंशियल भी थ्री डायमेंशनल में लेंगे। वी एक्स वाई जी ज़ीरो होगा कब, अगर x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से बड़ी और a से छोटी होगी। x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से बड़ी लेकिन b से छोटी होगी, और अगर x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से बड़ी और c से छोटी होगी तब पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। तो बेटा देखिए यहाँ ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो, और यहाँ आपने यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। ये ज़ीरो है तो ये साइड बन गई a, ठीक है, और ये ज़ीरो है तो ये बन गई b, ये ज़ीरो है और ये बन गई c। अब देखें, ज़ीरो अगर x की वैल्यू जो है, हमारा जो पार्टिकल ले लेते हैं, पार्टिकल अगर x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से जो है वो ज़ीरो से बड़ी लेकिन a से छोटी है तो पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। जाहिर सी बात है कि a तो फिर बाहर चला जाएगा ना, बॉक्स के बाहर आ गया तो पोटेंशियल क्या आएगा, ज़ीरो। लेकिन अगर हम b की साइड पे देखें तो पोटेंशियल ज़ीरो होगा कब, अगर ज़ीरो की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू जो है x की वैल्यू जो है वो b से ज़ीरो से बड़ी लेकिन b से छोटी। तो ये हमारा पॉइंट भी है, मतलब जब तक यहाँ तक पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो, इसके बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मतलब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह बेटा यहाँ सी की बात करते हैं तो सी के केस में क्या होगा, ये इस पोटेंशियल एक्स जो की वैल्यू अगर ज़ीरो से ग्रेटर है तो पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा, लेकिन अगर जो है वो सी से मतलब कम है, सी से कम है तब वो ज़ीरो होगा, लेकिन अगर सी से बढ़ जाती है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। ये देखें ना, ये पॉइंट्स है तो आप तो बॉक्स से बाहर चले जाएगा। तो मैंने तो ये कहा है कि जब तक पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो पोटेंशियल ज़ीरो होगा, अगर पार्टिकल बॉक्स के बाहर है तो पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। बाउंड्री कंडीशन के क्या क्या मतलब बाउंड्री कंडीशन कैसे लगानी है आपने, जो आपका वेव फंक्शन होगा साई ज़ीरो होगा ज़ीरो पर, इसी तरह साई ए भी ज़ीरो आएगा, साई बी भी ज़ीरो आएगा। मतलब ए के लिए अगर हम वेव फंक्शन में ए की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब एक्स को रिप्लेस करते हैं ए के साथ तब भी आंसर ज़ीरो आएगा, बी के साथ रिप्लेस करते हैं तब भी आंसर ज़ीरो आएगा, और सी के साथ इसको रिप्लेस करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब हमने पोटेंशियल तो लिख लिया, अब हमने क्या करना है, हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है थ्री डायमेंशनल, ठीक है। थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तो बेटा वो आपको पता है, डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जी टू एम ओवर एच का स्क्वायर ई माइनस वी साई एक्स वाई जी इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल होती है। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं पार्टिकल ले रहे हैं इनसाइड द बॉक्स, तो बेटा v क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इनसाइड द बॉक्स v क्या होगा, ज़ीरो। सो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में जो v है, v की जगह आपने ज़ीरो पुट करना है। तो डेल स्क्वायर वाई एक्स वाई जी टू एम ओवर एच कट, और यहाँ जब v की जगह ज़ीरो पुट करोगे, जब v की जगह ज़ीरो पुट करोगे तो ये v वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। सिंपल पीछे कौन सी टर्म बचेगी, पीछे हमारे पास टर्म बचेगी e, ठीक है, टू एम ई ओवर एच कट स्क्वायर साई एक्स वाई जी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ ये जो टर्म है ना टू एम ई ओवर एच का स्क्वायर, बेटा ये हमारे पास है के स्क्वायर, ठीक है। टू एम ई ओवर एच का स्क्वायर को हम लिखेंगे के स्क्वायर। अब ये इस टर्म की जगह के स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो डेस के साई एक्स वाई जी प्लस के स्क्वायर, ठीक है, इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, के स्क्वायर पुट कर दिया, साई एक्स वाई जी इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का मेथड है,
बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, क्योंकि बेटा यहाँ x भी है, y भी है और z भी है, तो हम इसको बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो है इसको सॉल्व करेंगे। वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। कंसीडर द सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन लेना है, मतलब सोल्यूशन सेट पहले से हम कंसीडर कर लेते हैं ना, तो इसका सोल्यूशन कंसीडर करते हैं। साई एक्स वाई जी इज इक्वल टू साई एक्स वाई वाई जी जी, ठीक है। ये हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ ये जो साई एक्स वाई जी है ना, उसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो चले पुट करते हैं। डेल स्क्वायर एज इट इज़, आपने साई एक्स वाई जी की जगह पुट कर दिया एक्स एक्स वाई वाई जी जी प्लस के स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स एक्स वाई वाई जी जी पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। अब बेटा डेल का मतलब आपको डाइवर्जेंस पता है कि डेल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साई कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर कर्ली जी स्क्वायर। तो बेटा ये एक्स वाई जी एज इट इज़ साथ के स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स वाई जी जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले ये इस पे मतलब होगा, मतलब आपने ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, आपने इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लोगे तो वाई जी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो कर्ली स्क्वायर एक्स ओवर कर्ली वाई, मतलब कर्ली स्क्वायर एक्स ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये कर्ली वाई स्क्वायर है, तो आपने इस टर्म का को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स और जी कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे इसको, और ये कर्ली स्क्वायर वाई ओवर कर्ली वाई स्क्वायर। इसी तरह बेटा ये जो टर्म है ये कर्ली जी स्क्वायर है, तो मतलब इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी, तो कर्ली स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ x और y मतलब कांस्टेंट है, तो ये इसको बाहर लिख लेंगे। अंदर क्या बचेगा, कर्ली स्क्वायर जी ओवर कर्ली जी स्क्वायर। तो बेटा ये k स्क्वायर एक्स वाई जी जो है वो एज इट इज़। अब बेटा आपने क्या करना है, अभी जो आपके पास इक्वेशन आई है ना, आपने उसको डिवाइड कर देना है एक्स वाई जी के साथ। ये जो आपने अभी इक्वेशन निकाली है ये वाली, ये जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आया है, आपने क्या करना है, इसको एक्स वाई जी के साथ डिवाइड कर देना है। तो बेटा जब इसको एक्स वाई जी के साथ डिवाइड करोगे तो वाई जी कट जाएगा, तो 1 ओवर एक्स बचेगा। जब इसको करोगे तो बेटा यहाँ जो है वो एक्स और जी कट जाएगा, 1 ओवर वाई बचेगा, और जब इसको करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 ओवर जी बच जाएगा, ठीक है। और जब इसके साथ करोगे तो ये एक्स वाई जी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 1 ओवर एक्स कर्ली स्क्वायर एक्स कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई कर्ली स्क्वायर वाई कर्ली वाई स्क्वायर 1 ओवर सी कर्ली स्क्वायर सी ओवर कर्ली जी स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये जो के है ना, ये किसके इक्वल है, के स्क्वायर इक्वल है के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर। तो आपने के स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, के स्क्वायर की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है, और फिर आपने क्या करना है, जब ये वैल्यू पुट करोगे तो बेटा एक्स वाले के साथ एक्स को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ बेटा एक्स वाली को एक्स, यहाँ बेटा सेंटर में भी क्या आएगा, तो बेटा क्या किया, एक्स वाली जो टर्म थी उसके साथ एक्स की जो के का जो एक्स फैक्टर था उसको ऐड कर दिया, वाई वाली टर्म के साथ इसके वाई फैक्टर को ऐड कर दिया, और जी वाली टर्म के साथ जी को ऐड कर दिया। अब देखिए बेटा ये इन तीनों का सम 0 होगा कब, अगर ये भी टर्म 0 हो जाए, ये भी 0 आ जाए और ये भी 0 आ जाए। दिस इक्वेशन होल्ड्स ओनली इफ़ 1 ओवर एक्स कर्ली स्क्वायर एक्स कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 ओवर वाई कर्ली स्क्वायर वाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड 1 ओवर सी जी कर्ली स्क्वायर जी कर्ली जी स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब ये तीनों टर्म्स 0 आ जाएंगे तो बेटा इस इक्वेशन जो है वो होल्ड करेगी। तो अब हम इन इक्वेशंस के लिए सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस आर, जो एक्स की टर्म है उसको लिखेंगे ए साइन के एक्स एक्स प्लस बी कॉस के एक्स के, वाई के लिए तो ए साइन सी साइन के वाई वाई प्लस डी कॉस के वाई वाई, और जी के लिए आ जाएगा ई साइन के जी जी प्लस एफ कॉस के जी जी। यहाँ बेटा ए बी सी डी ई एफ क्या है हमारे पास कांस्टेंट। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, अब हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, साइज 0 0 के इक्वल आएगा टू द सोल्यूशन एक्स एक्स, ठीक है। सबसे पहले हम ये वेव इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ ये जो एक्स एक्स है ना बेटा, ये हमारे पास वेव इक्वेशन ही है, ठीक है, जिसको हम एक्स एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
सकते हैं। अब चूँकि हम जो है यहाँ टर्म्स ली हुई हैं एक्स वाई जी, तो इसलिए हम इसको एक्स एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा जब आपने ये बाउंड्री कंडीशन लगानी है तो हमने ये सपोज करना है कि ये साई है और ये हमारे पास एक्स है, साई एक्स हो जाएगा। फिर हमने एक्स की जगह क्या पुट करना है, 0। तो पहले हम ये बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। जब बेटा यहाँ x की जगह साई पुट किया और इसकी जगह 0 पुट किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा a साइन के एक्स, और यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा 0, और यहाँ b कॉस के एक्स, x की जगह क्या आ जाएगा 0। तो बेटा साई 0 किसके इक्वल लेना है, 0 के। ठीक है, साई 0 किसके इक्वल लेना है, 0 के। तो यहाँ ये टर्म 0 हो गई। यहाँ क्या बचेगा, ये 0, साइन 0 आ गया। साइन 0 क्या होता है, 0, a क्या हो गया 0। तो बेटा आपके पास b की वैल्यू आ गई। ये देखिए यहाँ 0 पुट किया, को 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो b 1 मतलब b आ गया आपके पास। b किसके इक्वल आया, 0 के। ये टर्म भी 0 होगी और ये टर्म भी 0। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगा के आपने b की वैल्यू निकाल ली। अब आपने क्या करना है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगानी है। वो आपके पास होगी साई, मतलब यहाँ 0 की जगह क्या आ जाएगा a। तो साई a किसके इक्वल है, 0 के, क्योंकि अभी मैं पीछे बता के आई हूँ आपको साई 0 0, साई a इज इक्वल टू 0, साई b इज इक्वल टू 0 और साई c इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगा के हमने b की वैल्यू निकाली। तो यहाँ b की वैल्यू पुट कर दी, तो y x x इज इक्वल टू a साइन के एक्स, एक्स के इक्वल आ गया। और ये टर्म की जगह मतलब ये b क्या हो गया 0, तो जब b 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। जब हमारे पास ये इक्वेशन आई तो ये चीज़ बन गई पुट इन वन, मतलब साई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है जो कि है साई ए। ठीक है, साई ए इज इक्वल टू 0। अब x को कंसीडर करेंगे साई, और यहाँ x की जो अंदर मतलब ये जो मतलब ये अंदर जो x लिखा हुआ है, इस x की जगह क्या पुट करेंगे a। तो a साइन के x, और यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा a। ठीक है, अब ये साई ए किसके इक्वल है, 0 के। तो बेटा यहाँ भी 0 पुट करें तो क्या आएगा साइन के एक्स ए। अब बेटा साइन को उधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो ये के एक्स ए के इक्वल आ जाएगा। साइन इनवर्स 0 जो है वो एन एक्स पाई के इक्वल आएगा, और के एक्स ए जो है वो एज इट इज़ आपने के एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा ए को इधर डिवाइड कर देंगे। अब ये इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास ए की वैल्यू ये इसकी जो है वो के एक्स की वैल्यू आ गया, तो बेटा यहाँ पुट करते हैं। तो क्या आएगा, एक्स एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन एक्स पाई ओवर ए इंटू एक्स, और यहाँ एन जो है वो 0 1 2 3 सो ऑन है। ऐसे बेटा आपने y के लिए निकालना है और z के लिए निकालना है। ठीक है, ऐसे ही आपने y का सोल्यूशन निकाल लेना है और z का भी। तो y के लिए में मतलब b वाली टर्म बचेगी और z वाले में c की टर्म बचेगी, मतलब ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो y y b साइन एन y पाई, बेटा देखो दोनों तीनों सेम है, बस क्या है x की जगह y और z लिखा हुआ है, a की जगह b और c आ गया है, और बाकी जो टर्म जो है वो एज इट इज़ है। तो एन वाई पाई b ओवर b इंटू वाई, एन जी पाई z ओवर c। अब यहाँ के x हमें पता है एन एक्स पाई ओवर a के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, के एक्स की वैल्यू, यही आपने निकाली ना, ये के एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह के y की वैल्यू ये बन गई, और के c की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ठीक है, ये आपने के एक्स के वाई और के z की वैल्यू निकाल ली। अब हमें पता है कि के स्क्वायर जो है वो इक्वल है के वन, मतलब के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर, आपने ये पढ़ा हुआ है ना। तो इसी तरह हम उसी को दोबारा लिखने जा रहे हैं कि के स्क्वायर इक्वल है के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर के, और ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, 2m ओवर एच का स्क्वायर के। तो ये हमें पहले से फॉर्मूला पता है। अब हम क्या करेंगे, के एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, के वाई की वैल्यू पुट करेंगे और के जी की वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा के जो है वो 2m ओवर एच का स्क्वायर एज इट इज़, के एक्स की जगह पुट करेंगे एन एक्स पाई ओवर ए का स्क्वायर, और इसकी जगह एन वाई पाई ओवर बी का स्क्वायर, एन जी पाई ओवर सी का स्क्वायर। तो बेटा इसमें से पाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर एन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बच गया। अब ये जो टर्म है बेटा, ये पाई स्क्वायर जो है, अब ये जो टर्म है आप ये रिप्रेजेंट, मतलब आपने यहाँ से एनर्जी निकालनी है। ठीक है, एनर्जी निकालनी है, एनर्जी को इधर ही रहने दो, बाकी की जो टर्म है उसको उधर ले जाओ। ये एच का स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2m मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा आपके पास एनर्जी मतलब एन एक्स एन वाई और एन जी के लिए आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए एन एक्स एन वाई और एन जी के लिए।
तो ये आपके पास एनर्जी आ गई, आपने एनर्जी निकाल ली ऐसे पार्टिकल के लिए जो 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर है। अब आपने क्या करना है, इसी पार्टिकल का वेव फंक्शन निकालना है, मतलब पार्टिकल जो कि बॉक्स के अंदर है उसका वेव फंक्शन निकालना है। डेफिनेटली आपके पास 3 वेव इक्वेशंस आएंगी, तो उसको लेते हैं। बेटा हमने साई एन एक्स एन वाई एन जी को हम यूँ लिख लेते हैं, ए साइन एन एक्स पाई ए ओवर ए, बी साइन एन वाई पाई ओवर बी, सी साइन एन एस एन जी पाई ओवर सी। अब हमें यहाँ ए बी और सी चाहिए। एक्चुअली पता ये मैंने क्या किया है, मैंने आपको पीछे सोल्यूशन बताया था ना, ये वाला मैंने आपसे कहा कि साई एक्स वाई जी किसके इक्वल है, एक्स एक्स के, वाई वाई के और जी जी के। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर आपने एक्स एक्स की वैल्यू भी निकाल ली है, वाई वाई की भी निकाल ली, जी जी की भी इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट की है। ठीक है, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट की है, एक्स एक्स की वैल्यू पुट की है, वाई वाई की वैल्यू पुट की है और जी जी की वैल्यू पुट की है। तो ये आपने निकाल ली थी एक्स एक्स वाई वाई और जी की वैल्यू। ये देखिए ये वैल्यू आई थी ना आपके पास, एक्स की वैल्यू ये आई, y की वैल्यू ये आई, z की वैल्यू ये आई। तो आपने सिंपली क्या किया, उस इक्वेशन में जो पीछे मैंने अभी दिखाई है उसमें आपने ये इन तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। तो यहाँ बेटा इसका साथ सिंपली इसका x आएगा, इसके साथ इसका y आएगा और इसका क्या आएगा, z आएगा। ओके अब देखिए बेटा वेव इक्वेशन, ये वेव फंक्शन सॉल्व हो सकता है अगर हमें ए बी और सी की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, हमें अगर ए बी, यहाँ बेटा साथ सी बी आएगा, अगर हमें ए बी और सी की वैल्यू पता चल जाए तो बेटा हम इस वेव इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चले ए बी सी की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, थ्रू नॉर्मलाइजेशन। आपने ए बी सी को नॉर्मलाइज करना है। ए बी सी को नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या, जब ए को नॉर्मलाइज करना है तो एक्स की वैल्यू लेंगे, एक्स की वैल्यू लेंगे मतलब इस वैल्यू को लेंगे हम। जब बी को नॉर्मलाइज करना है तो बी की वैल्यू लेंगे, जब सी को नॉर्मलाइज करना है तो हम सी की वैल्यू लेंगे। फॉर ए बाय नॉर्मलाइजेशन, बेटा नॉर्मलाइजेशन के लिए आपके पास वैसे फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई का कॉन्जुगेट और साई इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ हम एक्स वाई और जी को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं तो बेटा यहाँ जब ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स का एक कॉन्जुगेट लेंगे और एक्स लेंगे और इसका आंसर क्या आना चाहिए 1। तो बेटा जब आप एक्स का कॉन्जुगेट और एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपके मतलब उसके आंसर को सॉल्व करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आएगी 2 ओवर ए का स्क्वायर रूट। इसी तरह जब बी की वैल्यू लेनी है तो वाई का कॉन्जुगेट और वाई उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा बी इज इक्वल टू 2 ओवर बी का स्क्वायर रूट। और इसी तरह जब सी की निकालनी है तो यहाँ आपने जी का कॉन्जुगेट और जी की वैल्यू पुट करनी है तो वो क्या आएगा 2 ओवर सी। अब देखिए आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई तो वेव फंक्शन लिख लिया, यही वेव फंक्शन हमने लिखा हुआ था। तो बेटा ए की जगह 2 ओवर अंडर रूट 2 ओवर ए का स्क्वायर रूट पुट कर दिया, बी की जगह 2 ओवर बी का स्क्वायर रूट पुट कर दिया और सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 है और ये भी, तो अंडर मतलब ये तीनों अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 और ये भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए बी सी, बाकी की टर्म्स जो है वो एज इट इज़ लिख दी। तो बेटा ये हमारे पास वेव फंक्शन आ गया थ्रू नॉर्मलाइजेशन। दिस इज नॉर्मलाइजेशन सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। तो यहाँ तक मतलब हमारा हो गया, हमने एक पार्टिकल जिसको हमने बॉक्स में रखा हुआ था, 3 डायमेंशनल बॉक्स में रखा हुआ था, उसके लिए हमने वेव फंक्शन भी निकाल लिया और उसके लिए हमने एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली। अब बेटा इसका एक स्पेशल केस है, अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स, अगर बॉक्स जो है वो क्यूबिक है मतलब उसकी हर साइड इक्वल है तो ऐसे तब क्या कहते हैं, हमारे पास वेव इक्वेशन क्या आएगी और हमारे पास एनर्जी क्या आएगी। तो बेटा अगर क्यूबिक है तो हमें पता है कि क्यूबिक की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। मतलब हम यहाँ ये जो ऊपर इक्वेशन निकाल लिया ना, तो हमने सिंपली क्या करना है, ए की बी सी की जगह भी ए पुट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले वेव फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वेव फंक्शन है, क्यूबिक के लिए क्या होगा 8 एज इट इज़, यहाँ ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये ए का क्यूब बन गया, यहाँ ए एज इट इज़, यहाँ भी बी की जगह ए आ गया और यहाँ भी सी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास क्यूबिक के लिए है क्योंकि क्यूबिक में ए जो है मतलब तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो हम बजाय ए बी सी पुट करने के हम सिंपली ए पुट करेंगे सबके लिए। तो एनर्जी अगर निकालना चाहे तो जो एनर्जी के लिए पहले मैं पीछे रिलेशन लिख के आई हूँ, तो उस रिलेशन की अगर बात करते हैं तो उसके लिए बेटा क्या होगा,
उसके लिए एनर्जी देखें एक्स वाई सी, ये पहले एनर्जी का मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया। और जब आपने क्यूपी के लिए लिखना है तो बेटा यहाँ सिंपली क्या करोगे, ए की जगह तो ए रहेगा, बी की जगह भी ए पुट करोगे और सी की जगह भी। तो ये हमारे पास एनर्जी इक्वेशन आ गई किसके लिए, क्यूपी के लिए। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर निकालें तो आपने क्या करना है, सिंपली एन की जगह क्या पुट करना है, 1। ग्राउंड स्टेट है तो यहाँ आपने क्या पुट करना है, 1। तो 1 1 पुट किया तो ये चीज़ क्या, आप यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 1 1 3 हो गया, 3 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, और नीचे भी मतलब ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो 2m ए स्क्वायर आ गया। हैंस ग्राउंड स्टेट इज़ नॉन डीजनरेट, तो ये हमारे पास नॉन डीजनरेट है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इज़, तो आपने E21 मतलब एन एक्स की जगह आपने 2 पुट करना है, वाई की जगह 1 पुट करना है, जी की जगह भी 1। इसी तरह जब ये तीनों निकालोगे, एक दफ़ा एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2 और 1, या फिर ये 1 एक्स की जगह मतलब 1 मतलब एक्स वाली टर्म जो है एन उसकी जगह 1, वाई वाली टर्म के लिए 1 और इसके लिए 2 पुट करेंगे तो बेटा तीनों का आंसर तकरीबन सेम आएगा, जो कि क्या होगा 6 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर ओवर 2m ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो 3 फोल्ड डीजनरेट है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर लिखते हैं तो देखिए बेटा 3 फोल्ड जनरेट आ रही है, इसके साथ 3 आ रहा है। और अगर हम देखते हैं सिमिलरली सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज़ 3 फोल्ड डीजनरेट, सेकंड भी ऐसी आएगी। और फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट जो है वो 6 फोल्ड होगी। तो ये कि बेटा ये हमारे पास 6 फोल्ड इक्वेशन आ गई। जनरेट वेयर फोर्थ इज़ नॉन डीजनरेट, तो जो फोर्थ स्टेट होगी वो क्या कहलाएगी, नॉन डीजनरेट। तो यहाँ तक बेटा हमारा हो गया पार्टिकल इन अ बॉक्स, इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स। हमने पार्टिकल के लिए वेव इक्वेशन निकाली थी पार्टिकल इन अ बॉक्स, लेकिन वो 1 डायमेंशनल था। तो इसमें क्या है, पार्टिकल अगर आपको क्वेश्चन आता है पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स या फिर इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, तो बेटा दोनों का आंसर यही होगा, आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।